हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी जी वन शॉट। जैसे कि आप जानते हैं कि हम केमिस्ट्री की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। एक लेक्चर पहले हो चुका है। उस लेक्चर में हमने बात की थी डोबेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। और आज हम बात करने वाले हैं मेंडलीफ के आवर्त सारणी के बारे में और उसकी आवर्त सारणी में क्या क्या कमियां रहीं, और उसके बाद उसकी कमियों को दूर करके मोस्ले की जो आवर्त सारणी आई उस आवर्त सारणी में और उसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सब स्टार्ट करने से पहले हम पिछली क्लास का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि पिछली की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे। मैंने बताया था आपको सेल जैसे बायोलॉजी में सबसे छोटी इकाई जो होती है वो सेल होती है, वैसे ही केमिस्ट्री में सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है एटम, यानी कि परमाणु होती है। और परमाणु से फिर मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स, कंपाउंड और फिर मैटर और उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स जो बनता है उसके बारे में बताया था। ये कल मैंने आपको फोटो नहीं दिखाया था, आज दिखाता हूँ। एंटोनियो लेवोइजियर, यही है फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, लेवोजियर को आप याद रखना। उसके बाद हम देखे थे कि इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने दिया था कंबशन थ्योरी, यानी कि दहन सिद्धांत। किसी भी ईंधन को जलाया जाता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो प्रकाश और ऊर्जा दोनों उत्पन्न होती है। ये इनकी थ्योरी थी। इसके बाद हमने देखा था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें से हमारे काम की जो ब्रांचेस हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी कि दैनिक जीवन में रसायन, उर्वरक, दवाइयाँ, ये सब हमारे काम की केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 1D एग्जाम्स में। इसके बाद हमने बात की थी आवर्त सारणी को बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में। तो सबसे पहले हमने बात किया था डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत के बारे में। त्रिक सिद्धांत ये बोलता है कि जो अगर 3 एलिमेंट हैं तो बीच वाले एलिमेंट का जो मास होगा या उसका भार होगा वो बाकी 2 एलिमेंट के एवरेज के बराबर होता है। इसके बारे में हम बात किए थे। परमाणु का बेसिक नाभिक के स्ट्रक्चर हम देख चुके थे। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। ये सब हमने कल की क्लास में देख लिया था। परमाणु भार जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होता है। परमाणु क्रमांक जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ये कल हमने देख लिया था। और ये डोबेराइनर का जो त्रिक सिद्धांत था उसके जो पहला एलिमेंट था, इससे क्वेश्चन आते हैं, बोला था मैंने आपको, बताया था इसके बारे में। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये पहले त्रिक थे उसके। ठीक है। इसके बाद हमने न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा था। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। तो उसमें हमने देखा था कि जैसे संगीत के 7 स्वर होते हैं, सारे गा मा पा धा नी, उसके बाद जो है 8वां स्वर रिपीट होने लगता है, वैसा ही ये न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था। ठीक है। और ये कब फेल हो गया था? तो कैल्शियम के बाद फेल हो गया था। मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जाना थोरियम तक था लेकिन ये कैल्शियम के बाद फेल हो गया था, तो इसको याद रखना है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। लूथर मेयर सिलेबस के हिसाब से, जैसे मैंने पहले आपको सिलेबस दिखाया तो उसमें लूथर मेयर का वक्र था। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी आपके सिलेबस में है, इसलिए एक बार देख लिया रहो। ठीक है। तो लूथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र था आपके सिलेबस में, ये मेंशन्ड है, लूथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। तो इन्होंने 1869 में तत्वों का अध्ययन करके एक ग्राफ वक्र बनाया था जिसको लूथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र या एटॉमिक वॉल्यूम कर्व कहा जाता है। अब देखो, इसको समझाने के लिए मैं ये निकाला हूँ आपको। परमाणु आयतन वक्र, तो जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो होता है एटॉमिक मास बटे डेंसिटी, यानी कि परमाणु भार बटे घनत्व होता है। उन्होंने सभी ज्ञात तत्व, उस समय में जितने ज्ञात तत्व थे उनका परमाणु आयतन निकाला और उसे एटॉमिक वेट के विरुद्ध प्लॉट किया। तो उसके बाद में परिणाम यह आया कि ग्राफ में लहरदार, यानी कि साइनोसॉइडल जो है वेव बना। ये लहरदार जो बना है ना, साइनोसॉइडल, ये इसको बोलते हैं लहरदार या साइनोसॉइडल वेव। ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने देखा तो हर पीक, यानी कि शिखर पे, यानी कि ये वाले एरिया पे शिखर पे जो है सक्रिय धातु, एक्टिव केस, जैसे कि लिथियम, सोडियम और रूबियम, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी कि तुरंत क्रिया कर लेते हैं और कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम धातुओं का परमाणु आयतन बहुत अधिक पाया गया। तो इस ग्राफ से यह सिद्ध हुआ कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन है। यही चीज़ सेम मेंडलीफ ने भी बोला था। मेंडलीफ का आवर्त सारणी भी परमाणु भार के ऊपर आधारित था। तो आप इसको याद रखेंगे। ये देखिए, जैसे कि ये यहाँ पर ये उनका वक्र है, साइनोसॉइडल वाला वक्र उन्होंने बताया था। और यहाँ पर जो पीक में है, यहाँ पर जो होता है ये लिथियम, जैसे यहाँ पे देखो लिथियम, सोडियम, ये सब जो हाईली एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो टॉप पर होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। लूथर मेयर ने अपने वक्र में बताया था। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है। चलो अब हम आते हैं मेन सबसे इम्पोर्टेंट के ऊपर, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको आप ये याद रखना है। ये फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल हैं मेंडलीव, दमित्री मेंडलीव इनका पूरा नाम है। तो इन्हें ही फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जो है वर्ग और आवर्त की अवधारणा दी थी। जो टेबल फॉर्मेट में आप जो देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी जो ऐसा बना हुआ होता है, उसके बारे में सबसे पहले जो है मेंडलीफ ने ही बताया था कि ये जो वर्टिकल पार्ट है, यानी कि वर्टिकल लाइन, जो खड़ी लाइन है, उसको ऊर्ध्वाधर लाइन है, उसको ग्रुप बोले जाएंगे, यानी कि समूह बोलेंगे। ऊर्ध्वाधर लाइन को समूह बोलेंगे। और उनके आवर्त सारणी में 8 ग्रुप थे।
और उसके बाद जो नीचे लेटी हुई लाइन है उसको, हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको पीरियड यानी कि आवर्त बोलेंगे। जो खड़ी लाइन है उसको बोला जाएगा ग्रुप यानी कि समूह, और जो लेटी हुई लाइन है उसको बोला जाएगा पीरियड यानी कि आवर्त। इस प्रकार इन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी की नींव रखी थी, इसीलिए इनको आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले 1869 में 1869 में ये टेबल बना दिया था, लेकिन इनकी कोई वैल्यू नहीं हुई थी उस समय में। लेकिन जब 1872 में जर्मन जनरल में ये लेख छपा, उसके बाद से सब इनकी वैल्यू करना स्टार्ट किया। ठीक है, उस समय में जब इन्होंने आवर्त सारणी बनाई, ये क्वेश्चंस आते हैं कि उस समय में जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई तो उस समय में टोटल ज्ञात परमाणु या ज्ञात तत्व कितने थे, तो टोटल 63 ज्ञात तत्व थे, और पहला ज्ञात तत्व हमेशा हाइड्रोजन ही रहेगा, और लास्ट ज्ञात तत्व जो है यूरेनियम था उस समय में। ठीक है, अभी तो परमाणुओं की संख्या यानी कि तत्वों की संख्या बढ़ चुकी है, अभी टोटल 118 तत्व हैं, उस समय में 63 तत्व थे, तो उन्होंने 63 तत्व के अनुसार ये परमाणु मतलब ये आवर्त सारणी बनाई थी। ठीक है, चलो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल नॉलेज है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। खास तौर पे ये कि पहला एलिमेंट हाइड्रोजन था, अंतिम एलिमेंट यूरेनियम था, और टोटल परमाणु उस समय में 63 थे। ठीक है, ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए, अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी में टोटल 8 समूह और 7 आवर्त थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं एटॉमिक मास। हाँ, ये देखो, एटॉमिक मास जो है परमाणु द्रव्यमान भार के आधार पर तत्वों को अरेंज किया था। तो मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उसमें उन्होंने जो परमाणु परमाणु यानी कि तत्वों को जो अरेंजमेंट किया था, तत्वों का अरेंजमेंट परमाणु भार के अनुसार किया था। ठीक है, उसके बाद आवर्त देखो, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर या ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु द्रव्यमान या भार बढ़ेगा, ये मेंडलीफ जी ने खुद बोला था। ठीक है, बात करते हैं उनका आवर्त नियम, मेंडलीफ का आवर्त नियम जो था, वही मेंडलीफ जी ने ही जो आवर्त नियम दिया था उसके बारे में बात करते हैं। तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, ये मेंडलीफ जी ने कहा था। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, A = N+P, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, उसको बोला जाता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये मेंडलीफ हैं, जो आप देख सकते हैं ये है मेंडलीफ, और ये हैं क्या बोलते हैं उनके शिष्य। मेंडलीफ के शिष्य कौन हैं, मोस्ले। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो है किस पर बेस्ड था, तो ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, और मोस्ले का आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है, यानी कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, इसको याद रखिएगा। और मोस्ले जो होते हैं इन्होंने आधुनिक परमाणु यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी को डिज़ाइन किया है। ठीक है, और मोस्ले जो है मेंडलीफ के ही शिष्य थे, तो शिष्य गुरु से आगे निकल गए। ठीक, अब देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ या खूबी, उसकी क्या क्या खूबियाँ थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की खूबियाँ थी कि उन्होंने अपने जो पीरियोडिक टेबल है उसमें खाली जगह छोड़ दिए थे तत्वों के लिए। जैसे कि ये तत्व आपको याद रखने हैं, ये कई बार पेपर में आया हुआ है ना। जैसे कि एका बोरान नाम से उन्होंने जगह छोड़ा था और उसमें एका बोरान लिख दिया था कि आने वाले समय में जब खोज होगी तो ये एका बोरान जहाँ लिखा है वो तत्व भरा जाएगा, तो उसके स्थान पर भरा गया है स्कैंडियम Sc को। उसके बाद दूसरा खाली जगह था उसको एका सिलिकॉन नाम से छोड़ दिया था, उसमें भरा गया है जर्मेनियम। तीसरा खाली जगह जो था वो एका एल्यूमिनियम है, उसमें जो तत्व भरा गया है वो है गैलियम। और चौथा जो खाली जगह था एका मैंगनीज, उसको टेक्टेनियम नाम से भरा गया था, इसका सिंबल Tc है। ठीक है, अब ये तो उनके आवर्त सारणी की खूबियाँ थी। अब उसके आवर्त सारणी के दोष क्या थे, कमियाँ देख लेते हैं हम। तो उनकी कमियाँ क्या थी, जैसे कि उन्होंने अपने परमाणु भार, जैसे कि उन्होंने अपना आवर्ती नियम दिया था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो क्या है कि ऊपर से नीचे आने पर और बाएं से दाएं जाने पर उनके परमाणु का द्रव्यमान जो है बढ़ते रहना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा मिला। किसमें उल्टा मिला, कोबाल्ट और निकिल की स्थिति में। तो ये क्वेश्चन जो है आता है बार बार कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहाँ पर फेल हुआ, तो ये कोबाल्ट और निकिल में। निकिल का परमाणु भार जो है ज़्यादा है और कोबाल्ट का कम है, तो यहाँ पर जो है इनका जो सिद्धांत है वो फेल हो गया था। उसके बाद दूसरा इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया, समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो परमाणु क्रमांक समान हो, समस्थानिक किसको बोलते हैं वो जान लीजिए पहले आप। समस्थानिक परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उसको समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, एक है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्रिटियम। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो कि इसका परमाणु भार 1 है, इसका परमाणु भार 2 है, इसका परमाणु भार 3 है, लेकिन परमाणु क्रमांक सबका एक ही है।
तो इन्होंने अपनी जो आवर्त सारणी है उसको परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बनाया था, परमाणु क्रमांक के अनुसार नहीं। तो इन तीनों को अलग अलग स्थान देना था, लेकिन इन तीनों को अलग अलग स्थान नहीं दिए थे। ये सब कमियों की वजह से मेंडलीफ की आवर्त सारणी फेल हो गई। इसलिए इसके बाद इनके शिष्य कौन थे? मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। आधुनिक आवर्त सारणी बनाने वाले का नाम क्या है? हेनरी मोस्ले। 1913 में इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। तो जब इन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी तो उसका नाम रखा था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी का लंबा रूप। ठीक है, यही बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाम से जाना गया। ठीक है, अब देखो ये जो है, अब जैसे हमने हाइड्रोजन के समस्थानी की जब बात की थी तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे प्रोटियम, जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार एक होता है। ठीक है, ड्यूटीरियम का परमाणु क्रमांक तो एक होता है लेकिन परमाणु भार 2 होता है, उसको ड्यूटीरियम बोलते हैं। जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार 3 होता है, उसको ट्राइटियम बोलते हैं। तो अब देख लीजिए आप, इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू होता है परमाणु भार। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू होता है परमाणु भार, ये हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था। तो देखो, अब जैसे मान लो कि इसमें एक ही है परमाणु भार, तो जाहिर सी बात है कि न्यूट्रॉन 0 होगा और प्रोटॉन 1 होगा, तो 0 + 1 = 1 होगा। अब इसमें परमाणु भार 2 है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोटॉन की संख्या तो नहीं बदल सकती, प्रोटॉन की संख्या हमेशा 1 रहेगी हाइड्रोजन में, तो न्यूट्रॉन की संख्या ही बदलेगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या एक में 0 है, एक में 1 है, एक में 2 है, तो एक में परमाणु भार 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। ये परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए, है ना। डायरेक्ट कई बार सूत्र से ही सवाल आ जाते हैं। ठीक, तो अरेंज्ड एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। अब इन्होंने जो है मोस्ले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, उन्होंने जो है आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया। अब परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया तो इन तीनों के लिए अलग अलग स्थान रखने का झंझट खत्म हो गया, क्योंकि भाई तीनों का परमाणु क्रमांक तो एक ही है, तो इनके लिए अलग अलग स्थान रखने की आवश्यकता नहीं हुई। ठीक है, तो एक ही स्थान से इनका काम चल गया। तो ठीक है, अब इन्होंने सीधा सीधा बताया कि मेंडलीव जी जो इनके गुरु थे, उन्होंने जो कहा था कि परमाणु तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो ऐसा नहीं है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये सिद्धांत मोस्ले ने दिया। उसके बाद इन्होंने बताया कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर या फिर बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, और ये आज तक के डेट में सही साबित है, यानी कि आज तक ये गलत नहीं हुआ है। देखो, साइंस में हमेशा ये बोला जाता है कि जब तक असत्य साबित ना हो तब तक के लिए इसे सत्य माना जाए। यानी कोई भी खोज करता है तो वो ये नहीं बोलता है कि ये हमेशा के लिए सत्य है, जब तक असत्य साबित ना हो तब तक के लिए। मतलब ये आज तक असत्य साबित नहीं हुआ है तो आज भी यह सत्य है। जिस दिन यह असत्य साबित हो जाएगा उस दिन उसको मानना चालू कर देंगे। तो मोस्ले ने जो आवर्त सारणी दिया था वो अभी तक सत्य है। इनकी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर, यानी कि समूह में, ग्रुप में, जैसे मैंने पहले आपको बताया था इसको ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर जो परमाणु क्रमांक तो बढ़ते ही जाता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ते जाता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर भी परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। ये तब भी सत्य था और अब भी सत्य है। ठीक है, अब मोस्ले की जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। इससे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप हैं और कितने पीरियड हैं, या कितने समूह हैं और कितने आवर्त हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि इसमें 18 ग्रुप्स हैं और 7 आवर्त हैं। ठीक है, 18 ग्रुप और 7 आवर्त हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, 118 तत्व हैं, तो 118 तत्व हैं तो उसमें से पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। और सबसे लास्ट 118वां तत्व है, ये ओगेन्सन है। ठीक है, ये नोबेल गैस है, यानी कि अक्रिय गैस, ओगेन्सन, ये 118वां तत्व है। अब 118 में से जो 92 तत्व हैं, 92 तत्व जो है प्राकृतिक रूप से हमको मिलते हैं, 92 तत्व प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, और 26 तत्व जो है आर्टिफिशियल हैं, उनकी कृत्रिम रूप से जिनको बनाया गया है। तो 118 तत्वों को 4 ब्लॉक SPDF में बांटा गया है। 4 ब्लॉक में बांटा गया है, 118 तत्वों को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से वो ब्लॉक हैं। 4 ब्लॉक हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ठीक है, तो देखो, ये यहाँ पर जो आवर्त सारणी आप देखोगे तो आपको ऐसी दिखेगी आवर्त सारणी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर के एलिमेंट है, 2 धातुएं हैं। S ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, 1 और ये 2, तो S ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, ये S ब्लॉक है। ठीक है, और यहाँ पर के जो एलिमेंट्स है वो P ब्लॉक में आते हैं, यहाँ पर के जो एलिमेंट्स हैं उनको D ब्लॉक में बोला जाता है, और यहाँ पर के जो आते हैं उनको F ब्लॉक में बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, S ब्लॉक में जो है 2 एलिमेंट है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, 1 और 2 जो है S ब्लॉक में है। P ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 6 ब्लॉक, P ब्लॉक में टोटल 6 ब्लॉक हैं। ठीक है, D ब्लॉक में 3 से लेके 12 तक,
3 से लेके 12 तक टोटल 10 ब्लॉक हैं, और नीचे का ये दो है एफ ब्लॉक कहलाता है। लेंथेनम के बाद ये लेंथेनाइट्स और एक्टेनम के बाद एक्टिनाइट्स, ये दोनों जो है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये 7 पीरियड हैं टोटल। तो जो पहला पीरियड है, जो सबसे पहला पीरियड है यानी कि आवर्त, ये ऐसा आवर्त, इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। इसमें 2 ही एलिमेंट हैं क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम। आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, उसमें 2 ही एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन दूसरा है हीलियम, इसलिए इसको वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, यानी कि बहुत छोटा आवर्त या लघु आवर्त, है ना, अति लघु आवर्त। दूसरा पीरियड जो है, टोटल 7 आवर्त हैं, तो 7वां आवर्त के बारे में हम जानेंगे थोड़ा थोड़ा। जो दूसरा और तीसरा है, इन दोनों को शॉर्ट पीरियड बोलते हैं क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा और पाँचवां, इसको लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, इसमें 18 तत्व हैं। ठीक है, और छठवां और सातवां, इन दोनों को वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 32 एलिमेंट्स हैं। अब ये जो सातवां वाला पीरियड है ना, सातवां पीरियड उसको बोला जाता है इनकम्प्लीट पीरियड, यानी कि इनकम्प्लीट पीरियड यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ है। अब कोई भी नया एलिमेंट जब आएगा ना तो वो 7वें पीरियड में जुड़ेगा, कोई भी नया एलिमेंट आएगा तो वो 7वें पीरियड में जुड़ेगा। तो जैसे कि आप जानते हो कि केमिस्ट्री में हमेशा नए नए तत्वों की खोज होती रहती है, तो जो नया तत्व आएगा वो कहाँ जुड़ेगा, तो वो 7वें नंबर में जुड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको एटॉमिक नंबर हमेशा याद रहेंगे। इसको याद रखिएगा आप, ये 7 पीरियड है ना, तो 2, 8, 8, 18, 32, 32। पहले में 2 एलिमेंट हैं, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है, चौथे में 18 है, पाँचवें में 32 है, छठवें में 32 है। यानी कि 1, 2, 3, 4, मैंने पहले से दूसरे में जाएंगे तो 2 प्लस करेंगे, दूसरे से तीसरे में जाएंगे तो 8 प्लस करेंगे, तीसरे से चौथे में जाएंगे तो प्लस 8 करेंगे, फिर चौथे से पाँचवें में जाएंगे तो प्लस 18 करेंगे, पाँचवें से छठवें में जाएंगे तो प्लस 32 करेंगे, और छठवें से सातवें में जाएंगे तो प्लस 32 करेंगे। ये कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। इस चीज़ को याद रखना, ये नंबर याद रखना, 2, 8, 8, 18, 32, 32। इससे आपको हर किसी भी कोई भी जो तत्व है उसका परमाणु क्रमांक आपको याद रखना एकदम आसान हो जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा। लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि 2, 8, 8, 18, 32, 32। ठीक है, पहली बार में 2 प्लस करना है, फिर 8, फिर 8, फिर 18, 32, 32। ठीक है, इसको याद रख लेना क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसका बहुत यूज़ पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं जो एस ब्लॉक है उसमें कुल तत्वों की संख्या जो है 13 है, और इसमें 12 धातु हैं और एक अधातु है, 12 धातु और एक अधातु, हाइड्रोजन अधातु होता है। ठीक है, अब पी ब्लॉक में एलिमेंट जो होते हैं वो 13 से 18 तक के कुल 6 ग्रुप्स होते हैं। कुल तत्वों की संख्या इसमें 37 होती है, टोटल 37 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब आवर्त सारणी का एकमात्र ब्लॉक जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों होते हैं वो है पी ब्लॉक। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं ना, धातु, अधातु और उपधातु तीनों कौन से ब्लॉक में पाए जाते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। तो याद रखना ये हमेशा पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। इसको मैं आपको दिखाऊंगा जब हम आगे की क्लास करेंगे तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, अभी यहाँ कंटिन्यू करते हैं तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ उसके बारे में। जैसा आपको मैंने बोला था कि मतलब मैं दिखाता हूँ आपको, तो आवर्त सारणी में दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, जैसे ये देख लीजिए, ये वाला जो ब्लॉक है ये एस ब्लॉक कहलाता है ना, ये एस ब्लॉक है। ये वाला डी ब्लॉक है, ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये पी ब्लॉक है, और ये एफ ब्लॉक है। ठीक है, इसमें देखो हाइड्रोजन एक जो है ये आवारा तत्व है, इसको हटा दें तो ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब धातु हैं। उसके बाद पी ब्लॉक में देखो, पी ब्लॉक में जैसे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, बोरॉन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सब जो होते हैं ये उपधातु होते हैं। उपधातु यानी ये धातु हैं ना, ये अधातु हैं। ठीक है, ये उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या बोलते हैं, इस तरफ के जो एलिमेंट है, गैलियम है, ये टीआई है, तो ये सब जो हैं ये सब धातु हैं। और इसके बाद वाले जो जितने हैं, जैसे कि ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन, ये सब अधातु में आते हैं। तो जैसे देखें कि एस ब्लॉक में पूरे धातु भरे हैं, हाइड्रोजन को छोड़ करके, ये अपवाद है। उसके बाद पी ब्लॉक में क्या है, ये वाले पूरे धातु हैं, इधर उपधातु है, इधर अधातु है। पी ब्लॉक से ये वाला क्वेश्चन 1000 बार आया है, 1000 बार आता रहेगा कि कौन से ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं। तो याद रखना है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, टीन, लेड, फ्लोरीन,
ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं। और पीरियोडिक टेबल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो हम ऐसे ही पढ़ने जाएंगे। पहले ये पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, फिर पी ब्लॉक के एलिमेंट को पढ़ेंगे, फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट को पढ़ेंगे, फिर एफ ब्लॉक के एलिमेंट को पढ़ेंगे। अच्छा देखो, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है यहाँ से हैं, पूरे ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ठीक है। अब डी ब्लॉक के बाद आता है एफ ब्लॉक। ये देखिए लेंथेनाइट, लेंथेनाइट के बाद जो है 14 एलिमेंट यहाँ से, यानी कि 58 से, लेंथेनाइट के बाद से लेंथेनियम जो है, ये देखो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है ये लेंथेनम है, तो लेंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन यहाँ से लेंथेनम के बाद से, इसलिए इनको लेंथेनाइट्स बोलते हैं, क्योंकि लेंथेनम के बाद से जो एलिमेंट हैं ये सब एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इनको लेंथेनाइट्स बोलते हैं। और एक्टिनियम के बाद से सब एलिमेंट्स एक्टिनाइट्स कहलाते हैं। ये थोरियम से लेकर के पूरा यहाँ लास्ट तक का एलिमेंट, ठीक है, इनको एक्टिनाइट बोलते हैं। ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। तो ये मैं आपको बता दिया किसके बारे में, एस पी डी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। ये आपको बेसिक जानकारी दिया हूँ, अभी तो डिटेल में पूरा केमिस्ट्री ही पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, तो डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये कुल तत्वों की संख्या जो है 37 है, ठीक है। अब देखो कुल तत्वों की संख्या आपको यहाँ से दिख सकता है, जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आप देख सकते हो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ से आप गिन भी सकते हो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। देखो जैसे कि आप गिन लो यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 36, और ऊपर में एक हीलियम, टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 37 एलिमेंट, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ 13 एलिमेंट हैं, ये टोटल हो गए 12, और ये हाइड्रोजन एक अलग से आ रहा था तो ये हो गया 13, ठीक। वैसे ही मैंने आगे बताया है आपको, देखो 37 एलिमेंट्स पी ब्लॉक के हो गए। अब डी ब्लॉक के आप देख सकते हो, डी ब्लॉक के भी बारे में भी मैंने वैसे ही बना दिया है। 3 से 12 नंबर के जो आवर्त सारणी है, जैसे कि ये देखो, ये 3 है, ये 3 है ना, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पर देखो 3 है, ये 3 4 5 यहाँ से लेकर के ये 12 तक पूरा जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें टोटल कुल जो है 40 तत्व हैं, ठीक। और सबसे ज़्यादा इसी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली जितने भी वस्तुएं हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, जिंक, सोना, चांदी, पारा, ये सब चीज़ जो हैं इसी फिर क्या बोलते हैं ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक में ही। और एफ ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं। एफ ब्लॉक में जैसे आपको उस समय बताया था कि लेंथीनियम के बाद डी ब्लॉक में जोड़ेंगे, लेंथीनियम के बाद के जो तत्व हैं 14 तत्व, उनको लेंथेनाइट सीरीज़ बोलते हैं, वो यहाँ पर नीचे मेंशन किए गए हैं। तो सीरियम से स्टार्ट होता है और 71 ल्यूटेरियम पे समाप्त होता है। उसके बाद एक्टिनाइट्स के बाद 90 थोरियम से स्टार्ट होता है, जो 103 लॉरेंसियम पे समाप्त होता है। एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट हैं। इसमें से ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जिनसे अल्फ़ा बीटा और गामा किरणें निकलते रहती हैं, ठीक है। जिनसे अल्फ़ा बीटा और गामा किरणें निकलते रहती हैं, ये रेडियो एक्टिव हैं, इसीलिए इनको पीरियोडिक टेबल में अलग हटा करके नीचे में रखा गया है, ठीक है। तो आप समझ गए कि एफ ब्लॉक एलिमेंट को अलग क्यों रखा गया है, ठीक है। चलो अब इसके बाद जो है हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके बारे में हम आगे वाली क्लास में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, ये हम एस ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और 2 8 18 32 32 ये आपको कैसे यूज़ होने वाला है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे +2 +8 +8 +18 +32 किए हैं। इसका मैं आपको सैम्पल दिखा रहा हूँ, तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा आप। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।